हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आज हो चुका है। उसी पेपर की आज हम बात करने वाले हैं, उसके जो आंसर है वो हम जानने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपके पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो पेपर होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जो एम्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो सीएनसीआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पेपर होने वाला है। सो जो भी एम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो सीएनसीआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस पेपर को कंप्लीट ज़रूर पढ़ लेना। हालांकि क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है लेकिन रेशनल आपको बहुत कुछ बताया गया है और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल पाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के अंदर। वैसे चैनल के अंदर आपको मिलेगी क्योंकि ग्रुप में डेली टेस्ट सीरीज होती है, तो उसकी वजह से आपको पीडीएफ ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आपको चैनल और दोनों को ही ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया साइन। आपको जो क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, लेकिन जो क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया साइन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डी डी एच, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसके साइन आपको पूछे गए थे। तो साइन में ऑप्शंस क्या थे वो मेरे को नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये समझ लिए डीडीएच क्या होता है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप इज ए कंडीशन वेयर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द हिप डज नॉट प्रॉपरली फ्रॉम इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रंस। देखिए जो भी बेबीज होते हैं फिर जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो बोन है, जो हिप है, उसका प्रॉपरली जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो प्रॉपरली अटैचमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर साइन एंड सिम्टम ऑफ जो हिप डिस्प्लेजिया है उसके साइन सिम्टम देख लीजिए। इन्हीं में से कोई एक आपको साइन दिया गया था। देखिए यहाँ पे पेन इन द हिप, जो हिप है उसके अंदर पेन होगा। नेक्स्ट लूज एंड अनस्टेबल हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट होगा वो लूज होगा और अनस्टेबल होगा, बिल्कुल इधर उधर मूव करता रहेगा। नेक्स्ट लिम्पिंग व्हेन वॉकिंग, जब जो भी पेशेंट है इससे सफ़र कर रहा है जो डिस्प्लेजिया, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया से, उसके अंदर लिम्पिंग व्हेन वॉकिंग, जब वो घूमेगा तो उसके पेन वगैरह जैसी कंडीशन होगी, साथ में नम्बनेस वगैरह भी होगी। नेक्स्ट अनइक्वल लेग लेंथ, जो पैरों की लेंथ है वो दोनों पैरों की अलग अलग लेंथ होगी, यानी कि एक छोटा होगा तो एक थोड़ा बड़ा होगा, इस प्रकार से अनइक्वल लेंथ होगी। कुल मिला के बात ये है। ओके, तो इन्हीं में से कुछ आपको एक साइन दिया गया था। कंप्लीट अगर क्वेश्चन मिलता तो सही से आपको आंसर बता पाता, लेकिन आपको मैं और जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लीजिए इसके बारे में क्या क्या मैंने आपको बता रखा है। बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन डाला है हर एक क्वेश्चन का, आपको कंप्लीट क्वेश्चंस जरूर पढ़ना है। देखिए टू मैन्यूअर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोसिस टू न्यूनेटल एग्जाम, जब डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप किसी पर्सन को होता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए दो मैन्यूअर या फिर दो टेस्ट किए जाते हैं। एक तो होता है ऑर्टोलानी टेस्ट, एक होता है बॉर्लर टेस्ट। इनकी इमेज में आपको एम्स की एग्जाम से पहले दिखा दूंगा, सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं एम्स के एग्जाम में भी। तो आपको याद ये रखना है कि अगर किसी को डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप किसी बच्चे को हुआ है तो उसको डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, ऑर्टोलानी टेस्ट एंड बॉर्लो टेस्ट। तो ये आपको याद करने हैं। बहुत सारे आपको न्यू क्वेश्चंस यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना है। देखिए नेक्स्ट है ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन। मान लीजिए ओपियोइड किसी पर्सन ने लिया है तो उसकी वजह से क्या इंटॉक्सिकेशन हो सकते हैं। ऑप्शंस मेरे को नहीं मिले, क्वेश्चंस भी कंप्लीट नहीं है, तो आपको समझ लीजिए यहाँ पे पहले तो ये समझिए कि ओपियोइड्स होते क्या है, उसकी वजह से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं पेशेंट के ऊपर या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर। तो देखिए क्या है, ओपियोइड्स आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट सीवियर पेन। जो ओपियोइड्स होती है वो मेनली सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए यूज ली जाने वाली मेडिकेशन होती है। जैसे एग्जांपल देखिए कोडेन, फैंटेनिल, मेथाडोन एंड मॉर्फिन, ये कुछ ओपियोइड्स के एग्जांपल है जो सीवियर पेन होने पर ही उसके सीवियर पेन को ठीक करने के लिए कोडेन जो भी होते हैं ओपियोइड्स ये यूज ली जाती है। जैसे कैंसर हो सकता है या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो उस टाइम भी ये ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसी कोई डिजीज कंडीशन हुई जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो उसके अंदर भी ये यूज लेते हैं। देखिए सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स, अगर ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए स्मॉल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, जो प्यूपिल्स है वो स्मॉल हो जाएगी, साथ में कॉन्स्ट्रिक्ट ये आपको देखने को मिलेगी। स्लोड एंड एब्सेंट ब्रीदिंग, देखिए जो ब्रीदिंग है वो एकदम स्लो हो जाएगी,
बहुत ही धीरे धीरे पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा, जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, या फिर एब्सेंट आपको ब्रीदिंग पैटर्न उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक्सट्रीम फैटिग, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट थका हुआ मिलेगा आपको, फैटिगनेस उसके अंदर ज़्यादा मिलेगी। चेंज इन हार्ट रेट, जो हार्ट रेट वो भी चेंज हो जाएगी। लॉस ऑफ अलर्टनेस, या फिर आप बोल सकते हो LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको इन्हीं में से कोई ऑप्शन दिया गया था तो इन्हीं में से आपको एक आंसर आपको वहाँ पे चूज करना था। नेक्स्ट देखिए, फियोक्रोमोसाइटोमा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, यानी फियोक्रोमोसाइटोमा, पहले तो समझिए फियोसाइटोक्रोमा होता क्या है। फियोसाइटोक्रोमा का मतलब है ए फियोक्रोमोसाइटोमा इज ए रेयर यूजुअली नॉन कैंसरियस बिनाइन ट्यूमर दैट डेवलप्स इन ए एड्रिनल ग्लैंड। ये एक नॉन कैंसरियस ट्यूमर होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर है जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होती है, जिसे क्या कहते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में ये डेवलप होती है। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कॉम्प्लिकेशन पढ़ने से पहले इसके सिम्टम्स भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको पूछा जाए कि फियोक्रोमोसाइटोमा के सिम्टम्स कौन कौन से हैं, या फिर कौन सा सिम्टम इंडिकेट करता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा पेशेंट को हो रखा है, तो आपको इन्हीं में से एक आंसर चूज करना है। देखिए कौन सा, हाई ब्लड प्रेशर, BP है वो हाई रहेगी, हेडेक होगा, हैवी स्वेटिंग होगी, रैपिड ब्रीथ, जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ट्रिमर्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, साथ में जो फेस है उसके अंदर पेलनेस आपको देखने को मिलेगी, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो आपको सिम्टम्स भी याद कर लेने कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया था कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन अगर आपको पूछा जाए कि फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, तो आपको आंसर में करना था कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस, ब्लीडिंग इन ब्रेन, पल्मोनरी एडिमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड किडनी फेलियर। अगर आपको इन्हीं में से एक कोई ऑप्शन दिया गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको वहाँ पे चूज करना था, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस, ब्लीडिंग इन ब्रेन, पल्मोनरी एडिमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड किडनी फेलियर जैसे कॉम्प्लिकेशंस फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पता है, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन सही से पता है, साथ में ऑप्शन पता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको सही आंसर जरूर बताया जाएगा। लेकिन मेरे को कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं मिल पाने की वजह से, कंप्लीट जो ऑप्शंस है वो नहीं मिल पाने की वजह से आपको सही से आंसर नहीं बता सकते कि आपका एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कैसे था और कैसे ऑप्शंस आपको पूछे गए थे। तो जो आपको क्वेश्चन याद है वो क्वेश्चन साथ में उसके ऑप्शंस कंप्लीट अगर आप कमेंट में बताते हैं तो आपको सही आंसर बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशंस असेसमेंट। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया अगर किसी पर्सन को लगाया जाता है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको कैसे असेस किया जा सकता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन कंप्लीट तो है नहीं कि कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से इसमें ऑप्शंस क्या थे क्या नहीं थे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर तो मैं आपको वैसे तो नहीं बता सकता जो एम्स में एम्स ने जो क्वेश्चन आपको पूछा है, क्योंकि वहाँ पे क्या ऑप्शन थे वो हमारे को पता नहीं है, और आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द इनिशियल असेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ एन एपिड्यूरल इज इन द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PACU। PACU का मतलब होता है पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट। शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना। अगर किसी बच्चे का एपिड्यूरल एनेस्थेसिया हुआ है और उसको PACU यानी पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट के अंदर एडमिट किया गया है, तो आप क्या इनिशियल असेसमेंट करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या असेसमेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो करना था वो करना था टू एंश्योर द बेस्ट लाइन इज डॉक्यूमेंट। जो वाइटल साइन है, सबसे पहले जो बेस्ट लाइन है, वो जो वाइटल साइन है वो आपको डॉक्यूमेंट करने, उसके बाद जो एपिड्यूरल है वो कितना इफेक्टिव है पेशेंट के ऊपर वो आपको असेस करना है। तो ये असेसमेंट आपको सबसे पहले करना है। बाकी तो आप ऑप्शंस अगर बताएंगे, क्वेश्चन आपको आप अगर कंप्लीट बताएंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस लैब इंडिकेशन। अगर किसी पर्सन को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ है तो उसके अंदर लैब अगर वैल्यूज चेक की जाती है उस पेशेंट की, तो कौन से फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, तो आपको करेक्ट आंसर करना है। और ये क्वेश्चन एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी पूछा जा चुका है पहले भी, और आज भी एम्स के ही पेपर में पूछा गया है। सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल आर टिपिकली एलिवेटेड इन पर्सन विथ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस।
अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस किसी पर्सन को हो रखा है तो उसमें सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट सीपीआर एडल्ट रेशियो, सीपीआर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एडल्ट वन किसी पर्सन के अंदर सीपीआर परफॉर्म किया जा रहा है, 2 रेस्क्यूअर है। कुछ मेरे को ऐसा मिला था कि 2 रेस्क्यूअर से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 रेस्क्यूअर है और सीपीआर जो रेशियो है वो एडल्ट वन को दे रहे हैं, तो कितना रेशियो दिया जाता है कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग का। तो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था 30:2। देखिए एक ही चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ सीपीआर से। जो सीपीआर के अंदर कंप्रेशन और जो ब्रीदिंग का जो रेशियो होता है वो जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स आप या फिर चिल्ड्रंस आप बोल सकते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर जो रेशियो होता है वो होता है एक रेस्क्यूअर के ऊपर 30/2। अगर 2 रेस्क्यूअर है 30/2 तो एक रेस्क्यूअर, और 2 रेस्क्यूअर है तो वहाँ पे 15/2 यानी 15:2 आप वहाँ पे करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एडल्ट वन का पूछे कि चाहे रेस्क्यूअर 1 हो चाहे रेस्क्यूअर 2 हो, आपको करेक्ट आंसर क्या करना है 30:2। ओके, देखिए द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर टू रेस्क्यूअर एडल्ट सीपीआर इज 30:2, ये मैंने आपको बता दिया है। साथ में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड ब्रीथ इन वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर 30 कंप्रेशन होते हैं और 2 ब्रीथ आपको पेशेंट को देनी होती है, तो ये रेशियो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए स्नेलन चार्ट, जो स्नेलन चार्ट है उसका यूज आपको पूछा गया है, इज यूज्ड टू टेस्ट। जो स्नेलन चार्ट आता है उसका यूज किसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, वहाँ पे आपको विजुअल फील्ड, विजुअल एक्यूटी और भी 2-3 ऑप्शंस और 2 ऑप्शंस और दिए गए होंगे, उनमें से आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था विजुअल एक्यूटी। स्नेलन चार्ट इज एन आई चार्ट दैट कैन बी यूज टू मेजर विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी को मेजर करने के लिए स्नेलन चार्ट यूज लिया जाता है, जिसके अंदर कैसा होता है, एक ऐसे मान लीजिए बिल्कुल गोल गोल है, इसके अंदर आपको डॉट 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 दिखाई देंगे, उनके अंदर नंबर आपको दिखाई देगा, जैसे 5 लिखा हुआ है, अब उसको कलरफुल डॉट्स आपको दिखाई देंगे। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के। ये जो चार्ट होता है ये होता है स्नेलन चार्ट, जिसे विजुअल एक्यूटी का पता लगाया जाता है कि इसको कितना क्या देखने में ये सक्षम है, ये आपको असेस करने के लिए स्नेलन चार्ट यूज लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा था कि 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है 200 ml इन 6 घंटे, 6 आवर इन माइक्रो ड्रिप, यहाँ पे मैक्रो लिखा हुआ है, सॉरी माइक्रो कर देना आप इसको, क्योंकि माइक्रो ड्रिप से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कितनी बोतल है आपकी, मतलब आपके पास कितना सॉल्यूशन है, 200 ml है। अब उसको 6 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, माइक्रो ड्रॉप फैक्टर आपको दिया गया था। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको 33, यानी कि आपको यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूँ 200 × 60। देखिए 200 × 60/6 × 60। अब कैसे आए ये अगर आप अब जब भी इनको आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33, और यही आपको करेक्ट आंसर करना था। 200 ml आपको दे रखा है। अब ये आपको कि जो माइक्रो फैक्टर और जो मैक्रो फैक्टर है, माइक्रो ड्रॉप एंड मैक्रो ड्रॉप आपने पढ़े होंगे। मैक्रो ड्रॉप के अंदर 15 होता है, माइक्रो ड्रॉप के अंदर 60 होता है। तो यहाँ पे माइक्रो ड्रॉप आपको पूछा गया था तो 60 आपको इसके साथ में इंटू करना था, साथ में 6 घंटे के अंदर आपको पूरा करना है। तो 6 × 60 क्या है, मिनट्स है। अब मिनट्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। जैसे आप इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी 33। नेक्स्ट देखिए टैबलेट टिमोक्सिफेन एडवर्स इफेक्ट। देखिए आपको पूछा गया था जो टैबलेट है टिमोक्सिफेन सिट्रेट, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ टिमोक्सिफेन आर इंक्रीज ट्यूमर और बोन पेन, हॉट फ्लशेज एंड नोजिया। पहले तो देखिए यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं टिमोक्सिफेन सिट्रेट की वजह से, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ट्यूमर है उसकी साइज इंक्रीज हो सकती है, सॉरी जो इंक्रीज्ड ट्यूमर है वो हो सकती है, साथ में बोन पेन पेशेंट के अंदर हो सकता है, साथ में हॉट फ्लशेज। और ये जो टिमोक्सिफेन जो सिट्रेट टैबलेट आती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये याद रखना। और ये फीमेल्स के अंदर मोस्टली यूज ली जाती है, इसलिए हॉट फ्लशेज उनके अंदर देखने को मिलेगा, साथ में नोजिया जैसी कंडीशंस भी डेवलप होगी। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स जो इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आते हैं। जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, जो ऑप्शंस आपको थे वो स्किन से रिलेटेड आपको दिए गए थे। तो स्किन से अगर आपको ऑप्शन दिए गए थे तो वहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको स्किन रैशेज। स्किन रैशेज ये डेवलप कर देती है पेशेंट के अंदर जो टिमोक्सिफेन ले रहा है। देखिए मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स, आपको ये भी याद करना है मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स। तो मेनोपॉज लाइक जो सिम्टम्स है वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे
मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स होते हैं इंक्लूडिंग हॉट फ्लशेज, नाइट स्वेट एंड वेजाइनल ड्राइनेस। वेजाइनल ड्राइनेस रहेगी, रात में पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, हॉट फ्लशेज जैसी कंडीशंस पेशेंट के अंदर डेवलप होगी। तो ये आपको याद रखना है, ये जो मेनोपॉज के सिम्टम्स है वहीं एडवर्स इफेक्ट आपको टेमोक्सिफेन सिट्रेट की वजह से भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए वेट गेन, ये मोर कॉमन। वेट गेन, पेशेंट का वजन बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाएगी, इरेगुलर और लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है वो इरेगुलर रहेंगे या फिर कभी कभार यूँ समझिए कि बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएंगे, इस प्रकार की कंडीशन भी होगी। लेग स्वेलिंग होगी, नोजिया, वेजाइनल डिस्चार्ज, इस प्रकार की कुछ अलग अलग और भी एडवर्स इफेक्ट्स उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जो टेमोक्सिफेन है वो यूज ली जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, और अगर आपको पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो आपका आंसर क्या होगा, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। नेक्स्ट देखिए बेंजोडाइज़ेपिन न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट पता नहीं है लेकिन आपको आंसर में कंप्लीट बता देता हूँ। जो गाबा है वो प्राइमरी इनिबिटर होता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सीएनएस का, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसका जो प्राइमरी इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, गाबा। आगे देखिए द गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, कौन कौन सी, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। दो सब यूनिट होती है, 2 अल्फा की होती है, 2 बीटा की सब यूनिट होती है। लेकिन जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होती है वो किससे बाइंड होती है, 2 जो अल्फा सब यूनिट है, जो अल्फा सब यूनिट है उससे बाइंड आउट होती है। तो आपको यही तो पूछा गया था कि बेंजोडाइज़ेपिन जो ड्रग है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ में बाइंड होती है। तो आपको आंसर क्या करना था, गाबा। गाबा, गाबा का मतलब क्या होता है, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले देखिए जो गाबा का मतलब से पहले ये समझिए कि जो आपको मैंने अभी बताया है जो बेंजोडाइज़ेपिन्स ड्रग है उसकी आपको एंटीडोट पूछी जा सकती है। एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेंजोडाइज़ेपिन की एंटीडोट क्या होती है। तो आपको आंसर क्या करना है, फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल इज ए सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ गामा यानी गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा का मतलब होता है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये जो गाबा है उसके एगोनिस्ट होती है फ्लूमाजेनिल रिसेप्टर, एंड दैट ओनली अवेलेबल स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेंजोडाइज़ेपिन्स टॉक्सिसिटी। ये भी याद कर लेना, बेंजोडाइज़ेपिन्स को शॉर्ट फॉर्म में BZD कहा जाता है और इससे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, बेंजोडाइज़ेपिन के एंटीडोट आप मुझे बता दीजिए। तो एग्जामिनर को आपको क्या बताना है, फ्लोमाजेनिल। आपको आंसर वहाँ पे क्या करना है, फ्लोमाजेनिल। तो गाबा का मतलब आपको पता चल गया है और जो बेंजोडाइज़ेपिन है उसका एंटीडोट भी आपको पता चल गया है। साथ में जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड आउट होते हैं ये भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखिए एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल से पहले देखिए COPD मेडिकेशन। जो COPD है, COPD लंग्स की डिजीज है, COPD जो डिजीज कंडीशन है उसके अंदर कौन सी मेडिकेशंस यूज ली जाती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर किसी पर्सन को होती है तो कौन सी मेडिकेशंस उनको दी जाती है। तो ये तो आपको पता है कि ब्रोंकोडायलेटर्स दी जाती है। हालांकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, कौन से ऑप्शंस थे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन समझ लीजिए आप कौन सी मेडिसिन देते हैं। इन COPD शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर आर द फर्स्ट ट्रीटमेंट यूज्ड। जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर्स जो ड्रग्स होती है वो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली फर्स्टली यूज ली जाती है। ब्रोंकोडायलेटर्स आर मेडिसिन्स दैट मेक ब्रीदिंग ईजियर बाय रिलैक्सिंग एंड वाइडनिंग द एयरवेज। जो एयरवेज है उसको रिलैक्स करेगी और साथ में उसको थोड़ा सा वाइड भी कर देगी, यानी थोड़ा सा उसको खोल भी देगी। तो जैसे ही ब्रोंकियोल्स खुल जाएगी तो अच्छे से एयरवे जो है वो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन वो अच्छे से होता रहेगा, यानी कि ब्रीदिंग अच्छे से पेशेंट को होती रहेगी। तो यहाँ पे जो ब्रोंकोडायलेटर्स वो क्या करती है, ब्रीदिंग को इजीली पेशेंट को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर्स। जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर वो 2 टाइप के होते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट इनहेलर। जैसे जो बीटा 2 एगोनिस्ट इनहेलर है जैसे साल्बुटामोल एंड टर्बुटालाइन, आपने सभी ने देखा होगा साल्बुटामोल एंड टर्बुटालिन। ये जो ड्रग्स है ये ब्रोंकोडायलेटर है और मोस्टली ये COPD अस्थमा जैसे पेशेंट्स को दी जाती है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रिंसिपल्स है एडल्ट लर्निंग के। अगर आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन मिला है तो आपको इन्हीं में से करेक्ट आंसर करना था। सेल्फ डायरेक्टिंग, लर्न बाय डूइंग, रिलीवेंस, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द सेंस, प्रैक्टिस, पर्सनल डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। ये सभी क्या है, ये एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स है। अगर आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन दिया गया था तो इन्हीं में से आपको करेक्ट आंसर
करना था। नेक्स्ट है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो मैं बता देता हूँ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। देखिए यहाँ पे इंक्लूड लिस्ट, डिस्क्राइब, रिसीट, राइट, कंप्यूट, डिस्कस, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट। ये क्या है, सारे के सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन मिला है तो आपको इन्हीं में से करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट देखिए री इन्फ्रैक्शन इंडिकेशन। री इन्फ्रैक्शन इन पेशेंट विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। स्टेमी, स्टेमी का मतलब होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर एमआई किसी पर्सन को होता है तो उसमें जो ईसीजी चेंजेज होंगे वो क्या होंगे, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से मेरे को नहीं मिल पाया, जिसको पता है तो वो कमेंट करके जरूर बता सकता है। लेकिन समझिए यहाँ पे री इन्फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट विथ एसटी EMI यानी कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज डिफाइंड बाय रिकरेंट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इस्चेमिया। अगर हार्ट के अंदर कोई भी किसी प्रकार का इस्चेमिया वगैरह जैसी कंडीशंस होती है तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। हार्ट की जो मसल्स है, जो मायोकार्डियम लेयर्स है, उनके अंदर अगर इस्चेमिया की कंडीशन होती है तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट के अंदर कॉज कर सकती है, और उसके अंदर जो ECG चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी के अंदर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज मायोकार्डियल नेक्रोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है वो मायोकार्डियल नेक्रोसिस की वजह से होता है। और वो मायोकार्डियल नेक्रोसिस क्यों होता है, क्योंकि एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट विथ विदाउट डिस्निया। चेस्ट डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलेगा विथ और विदाउट डिस्निया। डिस्निया की कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में दिक्कत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नोजिया एंड डायफोरेसिस, डायफोरेसिस एंड नोजिया जैसी कंडीशंस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए DX ऑफ एक्यूट सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे DX का मतलब है डायग्नोसिस। आपको पूछा गया है एक्यूट सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से जो डायग्नोसिस टेस्ट है वो सेरिब्रल एक्यूट सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया हो तो आपको यहीं में इन्हीं में से आपको करेक्ट आंसर करना था। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT स्कैन कर सकते हैं, साथ में MRI जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है वो भी इसके डायग्नोस एक्यूट सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन को डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। साथ में MR एंजियोग्राफी में यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी का मतलब है जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन के अंदर उनको देख सकते हैं MR के थ्रू। मैग्नेटिक जो रिजोनेंस है उसके थ्रू जो भी ब्लड वेसल्स है उनको हम देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, MR एंजियोग्राफी। तो इसके अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं जो सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन है उसको डायग्नोस करने के लिए वो किए जाते हैं CT स्कैन, MRI एंड MR एंजियोग्राफी। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन कोई दिया गया होगा और उन्हीं में से आपको एक आंसर करना था। नेक्स्ट देखिए CKD लैब इंडिकेशन। क्रॉनिक किडनी डिजीज की लैब इंडिकेशन आपको पूछी गई है कि किसी पर्सन को क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ है तो उसके अंदर कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैं अलग अलग आपको लैब फाइंडिंग्स बता रहा हूँ, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कॉम्प्लिकेशन जो सॉरी या सिम्टम या फिर जो लैब वैल्यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं में से आपको कोई अगर ऑप्शन में मिला है तो इन्हीं में से आपको चूज आंसर करना था। देखिए यहाँ पे पहला तो है ब्लड इन यूरिन, हिमेचूरिया। अगर CKD किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें हिमेचूरिया की कंडीशन आराम से इजीली देखने को मिलेगी, यानी कि पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि यूरिन के साथ में ब्लड है वो आ रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन इन यूरिन। ये पेशेंट नहीं बताएगा आपको कभी भी कि मेरे को प्रोटीन यूरिया हो रखा है। ये जब आप लैब के अंदर जब डायग्नोस करोगे तब आपको फाइंडिंग पता चलेगी कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन भी इसको हो रखी है। नेक्स्ट देखिए जो लैब फाइंडिंग है वो ये है डिक्रीज्ड एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जो GFR है वो डिक्रीज मिलेगी इस पेशेंट के अंदर अगर CKD किसी पर्सन को हुआ है तो। साथ में एलिवेटेड क्रिएटिनिन एंड यूरिया यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो BUN लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। विच आर अर्ली साइन ऑफ किडनी डिसफंक्शन। अगर किडनी में किसी प्रकार का कोई डिसफंक्शन होता है तो इस प्रकार की अर्ली फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती है।
अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी क्या है ये बोलेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं था, तो आप बता दीजिए कैसा क्वेश्चन था और कौन से ऑप्शंस थे, तो आपको श्योर आंसर बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टेंशन न्यूमोथोरेक्स को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है इज एन एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। जो न्यूमोथोरेक्स है उसका मतलब होता है एयर का कलेक्शन होना, एबनॉर्मल एयर का कलेक्शन होना, कहाँ पे, प्लूरल स्पेस के अंदर, बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल और लंग्स के बिटवीन जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ पे एयर का कलेक्शन होना क्या कहलाता है, न्यूमोथोरेक्स। जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स वो क्या है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स अकर व्हेन एयर एक्यूमुलेट बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड द लंग्स एंड इंक्रीज प्रेशर इन द चेस्ट। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर चीज़ वही है, न्यूमोथोरेक्स की डेफिनेशन है कि चेस्ट वॉल एंड लंग्स के बीच में एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, साथ में इंक्रीज प्रेशर इन चेस्ट, चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू हार्ट, जो हार्ट है उसके पास ब्लड वापस जो रिटर्न आ रहा है वो कम आ पाएगा, क्योंकि चेस्ट के ऊपर ये क्या डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। नेक्स्ट देखिए सिम्टम्स, अगर आपको पूछे सिम्टम्स तो सिम्टम्स आपको बताने हैं चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड रैपिड ब्रीदिंग, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और साथ में ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी होगी और चेस्ट पेन उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है तो चेस्ट पेन भी होगा। तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए, टेंशन न्यूमोथोरेक्स इज क्लासिकली करेक्टराइज्ड बाय हाइपोटेंशन एंड हाइपोक्सिया। अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो उसको क्लासिकली अगर करेक्टराइज करे तो हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा, साथ में हाइपोक्सिया उस पेशेंट के अंदर होगा। ऑन एग्जामिनेशन ब्रीथ साउंड एब्सेंट और अफेक्टेड न्यूमोथोरेक्स या फिर हीमोथोरेक्स एंड द ट्रेकिया डिवाइड्स अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, द थोरेक्स में आल्सो हाइपर रिजोनेंट जुगुलार वेनस डिस्टेंशन एंड टैकिकार्डिया में प्रेजेंट। थोरेक्स के अंदर आपको हाइपर रिजोनेंट साउंड देखने को मिलेगी, जुगुलार वेनस डिस्टेंशन होगा, टैकिकार्डी जैसी कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर न्यूमोथोरेक्स अगर हो रखा है तो उसमें जो ब्रीथ साउंड होगी जब आप उसे एग्जामिन करेंगे तो उसके अंदर एब्सेंट आपको साउंड देखने को मिलेगी, यानी कि न्यूमोथोरेक्स के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई भी साउंड आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगी। जहाँ पर हीमोथोरेक्स हुआ है, न्यूमोथोरेक्स जहाँ पर हुआ है, अफेक्टेड न्यूमोथोरेक्स जो साइट है वहाँ पर आपको ब्रीथ साउंड नहीं दिखा देगी, अदरवाइज आपको हाइपर रिजोनेंट साउंड नॉर्मली आपको फाइंड आउट होती है। अगर न्यूमोथोरेक्स होता है तो विनस जो जुगुलार विनस डिस्टेंशन है वो देखने को मिलेगा, साथ में टैकिकार्डी जैसी कंडीशन भी होगी। नेक्स्ट है हेमिल्ची मैन्यूअर। हेमिल्ची मैन्यूअर फर्स्ट एड प्रोसीजर होता है जो चॉकिंग के जो भी पर्सन्स होते हैं उनके अंदर यूज लिया जाता है। इसका इमेज क्वेश्चन में आपको बता दूंगा आगे। टीबी से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को कंफर्म पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो टीबी है उसका मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ट्यूबरकुलोसिस और जो लेप्रोसी है उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों के पॉजिटिव एजेंट जो होते हैं वो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। ये भी आपको याद करना है, एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन मेडिकेशन जो इनके अंदर यूज ली जाती है वो ली जाती है 3, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल। अगर बात करें फर्स्ट लाइन ड्रग की एफएलडी, तो आपको करेक्ट आंसर करना है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। वैसे जो मोस्ट कॉमन जो ड्रग होती है वो 3 ही यूज ली जाती है टीबी के अंदर। अगर आपने देखी है तो पता होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो नहीं पता होगा, लेकिन ये जो 3 मेडिकेशन होती है वो मोस्टली टीबी के पेशेंट को दी जाती है। बाकी आपको 5 ये याद रखनी है जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। नेक्स्ट देखिए स्टेरॉइड कॉम्प्लिकेशन। स्टेरॉइड के कॉम्प्लिकेशन आपको पूछा गया था, अब मेरे को ये भी नहीं पता कि ऑप्शन में आपको क्या मिला था, लेकिन देखिए स्टेरॉइड के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते हैं एक्नी, ब्लड विजन, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, इजी ब्रीजिंग, डिफिकल्टी स्लीपिंग, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज एपेटाइट, वेट गेन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, या इसे बोल सकते हो आप हिर्स्यूटिज्म। क्या बोलते हैं, हिर्स्यूटिज्म, बॉडी के अंदर हेयर्स की ज़्यादा ग्रोथ होना क्या कहलाता है, हिर्स्यूटिज्म। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टेरॉइड अगर कोई पर्सन लंबे समय से ले रहा है तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए हाइपोकैलेमिया ईसीजी फाइंडिंग, एम्स नॉर्सेट 2020 में भी पूछा गया था। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता है एम्स नॉर्सेट 2020 में ये पूछा गया था कि हाइपोकैलेमिया किसी
हाइपोकैलेमिया, सॉरी हाइपोकैलेमिया किसी पर्सन को हो रखा है तो उसमें ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे जो एम्स में आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था यू वेव, विजिबल यू वेव। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ ईसीजी चेंजेस इंक्लूडिंग फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव्स इन माइल्ड हाइपोकैलेमिया। अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया हुआ है तो फ्लैटन एंड इन्वर्जन टी वेव आपको देखने को मिलेगी, साथ में जो क्यूटी इंटरवेल है वो प्रोलॉन्ग मिलेगा आपको, साथ में विजिबल यू वेव भी मिलेगी। एम्स में पूछा गया था और आगे पूछा जा सकता है। एसटी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए जो माइल्ड हाइपोकैलेमिया है उसका अगर आपको पूछा जाए माइल्ड हाइपोकैलेमिया का, तो सिर्फ आपको करेक्ट आंसर करना होगा फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव। अगर आपको पूछा जाए सीवियर हाइपोकैलेमिया और अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ क्वेश्चन में आपको हाइपोकैलेमिया ही दे और आपको ऑप्शन में सिर्फ यू वेव या फिर ये आपको सिर्फ इन्हीं में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। सीवियर हाइपोकैलेमिया के अंदर यू वेव भी विजिबल होगी, एसटी डिप्रेशन मिलेगा और साथ में क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नार्कोलेप्सी का मतलब होता है एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपीनेस, यानी कि दिन के टाइम भी सबसे ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए कि कुंभकर्ण, आपने अगर रामायण देखी है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुंभकर्ण को सोते हुए, वैसे ही नार्कोलेप्सी के अंदर होता है। नार्कोलेप्सी अगर किसी पर्सन को होती है तो दिन में भी नींद इतनी ज़्यादा गहरी उसको आती है कि आप कितनी भी लात दे के जगाओ वो बिल्कुल भी नहीं उठेगा। इस प्रकार की कंडीशन होती है तो वो क्या कहलाती है, नार्कोलेप्सी। सिम्टम्स की बात करें तो इसकी सिम्टम्स की एक टर्म है चेस्ट, ये आप याद कर लेना, चेस, CHESS, चेस इसके सिम्टम्स है। जो इसके एक्रोनिम मान लीजिए आप, जो नार्कोलेप्सी है उसके सिम्टम्स की बात करें तो चेस से आपको याद करना है कैटाप्लेक्सी, हेल्यूसिनेशंस, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, स्लीप पैरालिसिस एंड स्लीप डिसरप्शन, ये सारे के सारे क्या है इसके सिम्टम्स है। तो याद करना जो नार्कोलेप्सी है वो क्या है, कुंभकर्ण है, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद अगर किसी पर्सन को आ रही है दिन में भी, आप लात मार के भी या फिर आप किसी प्रकार की इंजरी करके भी नहीं जगा सकते हैं तो समझ लीजिए उसको नार्कोलेप्सी हो रखा है। नेक्स्ट देखिए टू टेस्ट, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, जो नार्कोलेप्सी है उसको डायग्नोस करने के लिए 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कभी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो आपको करेक्ट आंसर करना है PSG यानी पॉलीसोमनोग्राम, एंड एक होता है MSLT मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट। ये 2 टेस्ट नार्कोलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको मैं बता देता हूँ कॉमन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके मेथड्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड क्यूटो सैम्पलिंग। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था कोटा सैम्पलिंग, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था। इनमें से अगर आपको और कोई दिया गया हो तो वहीं आपको चूज करना था। नेक्स्ट देखिए मेन मोड मीडियन एसोसिएशन इन कॉन्टिन्यूस डाटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला, उसकी वजह से आपको आंसर भी कंप्लीट नहीं बता सकता। नेक्स्ट देखिए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं कॉज और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, इफेक्ट। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आंसर क्या करना था, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन कोई अलग तरीके से पूछा गया था तो वो मेरे को पता नहीं है, आप बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट देखिए रेटिंग स्केल, क्या होती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का मतलब है रेटिंग स्केल इज डिफाइंड एज क्लोज्ड एंडेड सर्वे क्वेश्चन यूज टू रिप्रेजेंट रेस्पोंडेंट फीडबैक ए कंपेरेटिव फ्रॉम ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर फीचर प्रोडक्ट या सर्विस। कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चंस किए जाते हैं और रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फीडबैक लिया जाता है, यानी उसका फीडबैक आप देते हैं। जैसे आपने कोई भी गूगल से कोई भी आपने अगर प्ले स्टोर से कोई आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आपने वहाँ पे देखा होगा रेटिंग उसके सामने लिखी होती है, 4 स्टार उसको दिए जाते हैं, किसी को 5 स्टार दिए जाते हैं, तो वो क्या है रेटिंग है। वो एक प्रकार से किसी फीचर या प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर क्या है, एक प्रकार से उसका फीडबैक है, किस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है उस ऐप के ऊपर। इस प्रकार के जो फीडबैक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेटिंग स्केल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका मतलब होता है इज ए रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू ए कंपनी। जो भी कंपनी है उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का जो जॉब परफॉर्मेंस होता है, जो एम्प्लॉयज वहाँ पे वर्क करते हैं उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसको रेगुलरली रिव्यू करना क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब क्वेश्चन क्या था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। एक जॉब एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है।
हो सकता है क्वेश्चन कोई और पूछा गया हो, लेकिन जॉब एनालिसिस का जो मतलब है वो समझ लीजिए। ये एक प्रोसेस होती है ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड ह्यूमन रिक्रूटमेंट्स ऑफ जॉब। कोई भी जॉब से पहले कोई भी पर्सन जो जॉब के लिए जा रहा है तो उसके जो एनालिसिस करने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, जॉब एनालिसिस। उसके रिगार्डिंग उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। यूँ समझ लीजिए इंटरव्यू मेथड यहाँ पे जो यूज़ लिया जाता है वो इसीलिए यूज़ लिया जाता है कि इस पर्सन को कितना क्या नॉलेज है इसके बारे में, वो सब कुछ जो एनालिसिस करते हैं वो क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए FSN इन्वेंट्री कंट्रोल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था कि रेट ऑफ कंजप्शन को लेकर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है वो हमें पूछी गई थी, तो आपको वही आंसर करना था जो यहाँ पे दे रखा है। FSN जो एनालिसिस है वो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें FSN का मतलब होता है, F का मतलब फास्ट मूविंग, S का मतलब स्लो मूविंग एंड N का मतलब नॉन मूविंग। अगर आपको ये पूछा गया है कि जो FNS इन्वेंट्री कंट्रोल जो टेक्निक है वो किस बेस पे है, तो आपको आंसर क्या करना था, रेट ऑफ कंजप्शन के बेस पे। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट्स, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है उसके बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उसके बेनिफिट क्या है। बाकी आप क्वेश्चन अगर बताएंगे तो आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर बता दिया जाएगा। द ऑक्सीजन थेरेपी हेल्प मेक एक्टिविटी ईजियर, इंक्रीज स्टेमिना एंड डिक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है वो हेल्प करती है एक्टिविटी ईजियर, पर्सन की एक्टिविटी को ईजी कर देती है, साथ में इंक्रीज स्टेमिना, जो स्टेमिना होता है वो उसको इंक्रीज कर देती है, और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है उसको डिक्रीज कर देती है और पेशेंट को सर्वाइव करवा सकती है। इन सम केसेज ऑक्सीजन थेरेपी कैन इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कुल मिला के बात यही है, अगर ऑक्सीजन थेरेपी किसी को मिल रही है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर अगर किसी पर्सन को ऑक्सीजन टाइम टू टाइम मिल रही है जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से बिलो है, 95% से बिलो है, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन अगर की जा रही है तो एक प्रकार से यूँ समझ लिए उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए की जा रही है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेनिफिट क्या है, पेशेंट की जो लाइफ है उसको सर्वाइव करवाना, पेशेंट को बचाना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट देखिए हाइट ऑफ चाइल्ड 6 ईयर, एक 6 साल के बच्चे की हाइट आपको पूछी गई थी, तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था 113 यानी कि 113 सेंटीमीटर आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। अगर आपको ऑप्शन में दिया गया था 115 सेंटीमीटर तो आपका ये भी सही था, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर 113 सेंटीमीटर दिया गया तो आपको आंसर में करना था 113 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, जी हाँ, वेंटिलेटर पे अगर किसी पर्सन को रखा जाता है तो उसकी वजह से न्यूमोनिया भी हो सकता है। देखिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इज ए टाइप ऑफ लंग इन्फेक्शन दैट अकर्स इन पीपल हु आर ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन ब्रीदिंग मशीन इन हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर होते हैं, जो भी पेशेंट जो ब्रीदिंग मशीन होती है वेंटिलेशन उसके ऊपर अगर कोई पर्सन है तो उसको लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। साथ में अगर आपको फ्यूचर में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई पर्सन है जो वेंटिलेशन के ऊपर है उसके अंदर अगर न्यूमोनिया होगा तो वो विद इन कितनी देर के अंदर हो जाएगा, तो आपको आंसर में क्या करना होगा, 48 टू 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर उसको वो न्यूमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच ड्रग इज स्टॉप्ड ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन है डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर के दौरान कौन सी ड्रग स्टॉप कर देनी चाहिए, तो आपको आंसर करना था वहाँ पे वारफेरिन या फिर कोमाडिन, इसी का नाम है कोमाडिन का ही वारफेरिन या वारफेरिन का ही नाम है कोमाडिन। अगर आपको ऑप्शन में दिया गया था तो यही आंसर आपको करना था। नेक्स्ट देखिए हेल्थ एजुकेशन अप्रोच को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको आंसर में करना था, आंसर पता नहीं मेरे को, लेकिन हेल्थ जो एजुकेशन होती है उसका जो एम होता है वो होता है रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना ड्यू टू प्रिवेंटेबल हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनके रिगार्डिंग जो भी कम्युनिटी है, जो भी इंडिविजुअल्स है, उनको क्या करना, एजुकेट करना ही क्या है, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच है। बाकी आपको ऑप्शंस में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको करना था। नेक्स्ट देखिए लाइबल मूड या फिर इमोशनली लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रेफर्स टू रैपिड ऑफन एक्सग्रेटेड चेंजेस इन मूड वेयर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स अनकंट्रोल्ड लाफिंग और क्राइंग एंड हाइटेंड इरिटेबिलिटी और टेम्पर अकर्स। टेम्पर टेंट्रम का नाम आपने सुना होगा, जो बच्चों के अंदर होता है, सेम एज इट इज वही मूड होता है इमोशनली लाइबिलिटी या फिर लाइबल मूड। यानी कि इस प्रकार के अगर किसी भी पर्सन को लाइबल मूड अगर किसी पर्सन का होता है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल्ड लाफिंग और क्राइंग। जो पेशेंट होगा वो अनकंट्रोल्ड रोएगा या फिर हंसेगा,
या तो वो हंसना स्टार्ट कर दिया तो यूँ समझ लीजिए वो हंसता ही रहेगा। अगर वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया ना तो 2 से 3 घंटे तक आप चुप करोगे ना तो भी वो चुप नहीं होगा। इस प्रकार की कंडीशंस अगर किसी पर्सन के अंदर हो रही है तो उसको समझ लीजिए कि वो क्या है, इमोशनली लाइबिलिटी कहलाती है या फिर लाइबल मोड है। नेक्स्ट देखिए सीपीएपी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है लेकिन सीपीएपी का मतलब समझ लीजिए। सीपीएपी होता क्या है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, जो हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। यूज ए मशीन टू हेल्प ए पर्सन हु हैज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया अगर किसी पर्सन को होता है यानी कि रात में नींद लेता है तो उस टाइम अगर उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है तो उन पर्सनस को सीपीएपी के द्वारा ये थेरेपी दी जाती है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी उनको दी जाती है। अब क्वेश्चन क्या था ये नहीं पता लेकिन सीपीएपी का मतलब आपको पता चल गया, साथ में इसका जो यूज है वो भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखिए पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूडिंग डिल्यूजन्स एंड हेलुजिनेशंस। जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स दर्शाता है, पॉजिटिव सिम्टम्स को दर्शाता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस। अगर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया किसी पर्सन को होता है तो उसमें डिल्यूजन भी होगा, साथ में हेलुसिनेशन भी होगा। हेलुसिनेशन कोई से भी टाइप का हो सकता है, डिल्यूजन भी कोई से भी टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडिकल मास्टेक्टोमी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडिकल मास्टेक्टोमी क्या होती है। तो यहाँ पे रेडिकल मास्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूव ब्रेस्ट मसल लिम्फ नोड, यानी ब्रेस्ट के अंदर अगर कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर एक सर्जिकल जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो होता है रेडिकल मास्टेक्टोमी। जो CNCI की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, आपके लिए यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन कैंसर के पूछे गए हैं, सभी को अच्छे से देख लेना। देखिए रेडिकल मास्टेक्टोमी किस में की जाती है, अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें की जाती है। रिमूव ब्रेस्ट मसल लिम्फ नोड, जो ब्रेस्ट मसल है और जो लिम्फ नोड है जो अफेक्ट हुई है उनको रिमूव करना। सर्जरी फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन विच द ब्रेस्ट चेस्ट मसल एंड ऑल ऑफ द लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म आर रिमूव्ड, यानी कि जितना एरिया कवर किया है उस कैंसर ने ब्रेस्ट के थ्रू वो एरिया बिल्कुल रिमूव करना क्या कहलाता है, रेडिकल मास्टेक्टमी। देखिए ब्रेस्ट एंड चेस्ट मसल एंड ऑल लिम्फ नोड जो उसके आसपास में होते हैं, लिम्फ नोड जो ब्रेस्ट के आसपास में, जो आर्म की जो आप बोल सकते हैं प्रकार से जो एक्सिलरी एरिया होता है उसके आसपास में जो भी लिम्फ नोड है उनको रिमूव करना क्या कहलाता है, रेडिकल मास्टेक्टमी। ये सर्जिकल प्रोसीजर जो ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है। हेमेल्ची मैन्योर को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको आगे बता दूंगा, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे हेमेल्ची मैन्योर को एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट एड प्रोसीजर होता है जो चॉकिंग के अंदर यूज लिया जाता है। ट्रीट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट्स जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर चुका है, यानी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और साथ में निगलने में भी तकलीफ हो रही है। तो इस कंडीशन को अगर आपको ठीक करना है तो कौन सा मैन्योर यूज करेंगे आप, हेमेल्ची मैन्योर, यानी पेशेंट को चॉकिंग हुआ है, चॉकिंग होने पे हेमेल्ची मैन्योर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसी के बारे में, हेमेल्ची मैन्योर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन, एब्डोमिनल थ्रस्ट इन अप्रोप्रिएट। देखिए एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके अंदर आपको हेमेल्ची मैन्योर परफॉर्म नहीं करना है, इन्फेंट्स के अंदर भी नहीं करना है, और जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं जो बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं उनके अंदर भी आपको हेमेल्ची मैन्योर यूज़ नहीं करना है। बाकी आप एडल्ट वन के अंदर यूज कर सकते हैं, ये इनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट देखिए सीरम एमाइलेज, ये मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से क्वेश्चन आ गया कोई बात नहीं। COPD पेशेंट ऑन स्टेरॉइड थेरेपी असेसमेंट, यानी COPD का पेशेंट है और उसको स्टेरॉइड चल रही है, स्टेरॉइड थेरेपी उसको चल रही है, तो आप क्या असेसमेंट करेंगे, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिक्रीज द रेट ऑफ एक्सरबेशन एंड में इंप्रूव द रेस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर एंड डिक्रीज डिस्निया इन स्टेबल COPD, यानी COPD का पेशेंट है और उसके अंदर अगर स्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है तो ये जो स्टेरॉइड थेरेपी है वो क्या करती है, डिक्रीज कर देती है रेट ऑफ एक्सरबेशन एंड इंप्रूव करती है रेस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स एंड डिक्रीज करती है डिस्निया, यानी जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है कुल मिला के उसको इंप्रूव करती है। तो इस प्रकार से आप असेसमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट की अगर ब्रीदिंग जो डिफ़िकल्टी थी पहले उसको अगर इम्प्रूव हो रहा है
तो समझ सकते हैं कि जो स्टेरॉइड थेरेपी है वो अच्छे से काम कर रही है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस थे वो मेरे को नहीं मिले। नेक्स्ट देखिए, वर्निक्स अफेजिया कॉज डिफिकल्टी स्पीकिंग इन कोहेरेंट सेंटेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर स्पीच। यानी वर्निक्स अफेजिया का मतलब होता है जो बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं उनके अंदर डिफिकल्टी होगी पर्सन को बोलने के अंदर, और साथ में समझने में भी, जो कोई पर्सन उसको बोल रहा है उसको समझने में भी डिफिकल्टी होगी, और उसके जो वर्ड्स होंगे वो ऐसे होंगे कि पर्सन कोई भी उसके वर्ड्स को समझ नहीं पाएगा। अफेजिया का मतलब होता है इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूस स्पीच एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज। मान लीजिए किसी का ब्रेन डैमेज हो गया तो उसके अंदर अफेजिया जैसी कंडीशंस हो सकती है, यानी वर्निक्स अफेजिया उसके अंदर हो सकता है, जिसकी जो बोली होगी या फिर जो वो बोल रहा होगा वो किसी को भी समझ में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट देखिए, अटेक्जिया को लेकर एक क्वेश्चन था। तो अटेक्जिया का मतलब होता है लॉस ऑफ फुल कंट्रोल ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स। जो भी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उनका कंट्रोल का लॉस होना क्या कहलाता है? अटेक्जिया कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉप्लिक्स स्पॉट आर सीन इन। जो कॉप्लिक्स स्पॉट है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? तो आपको आंसर करना था यहाँ पे रूबियोला। लिटिल स्पॉट्स होते हैं जो इनसाइड द माउथ बनते हैं, हाईली करेक्टराइज्ड बाई अर्ली फेज ऑफ मिजल्स, यानी रूबियोला। मिजल्स की डिजीज कंडीशन के अंदर कॉप्लिक्स स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। ये अर्ली करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो पेशेंट के अंदर मिजल्स को दर्शाते हैं कि इस पेशेंट को मिजल्स या रूबियोला का इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, स्पॉट लुक लाइक टिनी ग्रेन्स एंड वाइट सैंड ईच सराउंडिंग द रेड रिंग, दे आर फाउंड स्पेशली इनसाइड द चिक्स, यानी बक्कल म्यूकोसा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, अपोजिट टू द फर्स्ट एंड सेकंड अपर मोलार। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट और जो सेकंड अपर मोलार्स है उनके अपोजिट ये बनेंगे, और ये बिल्कुल आप मान लीजिए कि जो गेहूं का दाना होता है उससे समान रेड कलर के आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। कहाँ पे? चिक्स के अंदर, जो बक्कल म्यूकोस है वहाँ पे, और अपोजिट किसके? फर्स्ट एंड सेकंड अपर मोलार के जस्ट अपोजिट आपको ये नज़र आएंगे। तो समझ जाना इसको मिजल्स का खतरा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पल्मोनरी आर्टरी प्लस अरोटा इज ऑल्सो नॉन एज। इस प्रकार से किसी स्टूडेंट्स ने बताए हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन था कि पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा मिक्स हो चुकी है, तो ये कौन सी डिजीज को दर्शाती है, कौन सी डिजीज को इंडिकेट करती है? तो आपको करेक्ट आंसर करना था पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस। इसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और जो अयोटा है उसकी ओपनिंग जो होती है वो क्लोज नहीं हो पाती आफ्टर बर्थ, तो वो क्या इंडिकेट करती है? पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस। नेक्स्ट देखिए, प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट बाय। जो प्रोस्टेट कैंसर है वो किससे डिटेक्ट की जाती है? देखिए, एक तो होता है इसके अंदर PSA स्कोर। जो PSA स्कोर है या फिर जो PSA टेस्ट है, यहाँ पे स्कोर नहीं है, स्कोर तो जो ग्लिसन स्कोर है उससे डिटेक्ट करते हैं, और PSA टेस्ट होता है। प्रोस्टेट जो इसको एंटीजन होता है, जो PSA एंटीजन होता है उससे PSA टेस्ट किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, और जो ग्लिसन स्कोर है वो इसके अंदर डिटेक्ट करने के लिए यूज लिया जाता है। जो आपको ऑप्शन में दिया गया था वो दिया गया था ग्लिसन स्कोर, तो ये आपको करेक्ट आंसर वहाँ पे करना था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कॉज डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का कारण क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो होगा गैस्ट्रेक्टमी। क्या होगा? गैस्ट्रेक्टमी। अगर किसी पर्सन को गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो उस पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम डेवलप होगा। तो आप बोल सकते हैं जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है गैस्ट्रेक्टमी का वो क्या होता है? डंपिंग सिंड्रोम। तो देखिए, डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है? डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है a condition in which food moves too quickly from stomach to duodenum cause dumping syndrome। यानी कि रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग आप बोल सकते हैं एक लाइन के अंदर। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो फूड आपने लिया है वो स्टोमक से डिओडिनम के अंदर फास्टली मूव करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार भूख लगती है। तो ये डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। स्टोमक का जल्दी से खाली होना क्या कहलाता है? डंपिंग सिंड्रोम। और ये कब होता है? जब गैस्ट्रेक्टमी किसी पर्सन की होती है तो उसमें स्टोमक को हटा दिया जाता है, डायरेक्ट इसोफेगस को डिओडिनम से अटैच कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट अगर अटैच करेंगे तो सीधी सी बात है वो स्टोमक है ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे जा पाएगा? तो उसके अंदर क्या होगा? डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पोलियो वैक्सीन होती है, वो पोलियो माइलाइटिस या पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए पिलाई जाती है और दी जाती है। देखिए, IM भी दी जाती है और ओरल भी पिलाई जाती है। आप सभी को पता है 2 बूंद जिंदगी की वो पोलियो की ड्रॉप ही होती है। देखिए, यहाँ पे जो 2 टाइप की जो IPV और OPV जो यूज ली जाती है पोलियो वैक्सीन, जो IPV होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, वो जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की जो वैक्सीन होती है वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है IM, और जो ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन होती है वो माउथ यानी ओरली आप देते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको रेशनल अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट देखिए,
कार्बामेजिपेन मोड स्टेबलाइजर को लेकर क्वेश्चन था, अच्छे से मिला नहीं क्वेश्चन क्या है। हेड टिल्ट एंड चिन टिल्ट लिफ्ट का भी क्वेश्चन था, पता नहीं क्या है। और नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के कॉम्प्लिकेशन आपको पूछे गए थे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन दैट अकर ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंक्लूड अपर एयरवे एंड नेजल ट्रॉमा, ओरोफेरिंजियल लेसरेशंस ऑफ हेमेटोमा इन वोकल कॉर्ड्स, ट्रेकियल लेसरेशन, परफोरेशन, हाइपोक्सीमिया एंड इंट्यूबेशन ऑफ इसोफेगस। तो इस प्रकार के आपको कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किसी पर्सन का किया जाता है, तो उस दौरान इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉज ऑफ लेरिंजाइटिस के कॉज आपको पूछा गया था, तो मोस्ट एक्यूट जो कॉज होता है लेरिंजाइटिस का वो होता है वायरल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन विच टेंड्स टू राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस एंड RSV। तो देखिए यहाँ पे कोरोना वायरस भी लेरिंजाइटिस का कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लेरिंजाइटिस के कॉज पूछे गए, तो इस प्रकार के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये इस प्रकार के जो वायरस है वो लेरिंजाइटिस कॉज करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। बाकी जो क्वेश्चंस मेरे को और मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बता दिए जाएंगे। दोस्तों ये जो PDF है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम के अंदर आपको ऐड हो जाना है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाती है और मिल भी जाएगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, जिनको क्वेश्चन पता है और साथ में ऑप्शंस पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। जो मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं इनको लेकर अगर किसी को क्वेश्चन पता है, साथ में ऑप्शन पता है, तो वो क्वेश्चन कमेंट करके बता सकता है, आपको सही आंसर जरूर बताया जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।